on to the next question, question number 46. The final proof for DNA as genetic material came from the experiments of. हमारे पास चार ऑप्शन दिए. अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जब हम लोग 45 को डिस्कस कर रहे थे, मैंने जस्ट कुछ बोला, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि जहाँ पे कंफर्म क्या किसने कंफर्म किया, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया तो उसमें हमने एक चीज़ देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसके बाद जो लास्ट कन्फर्मेशन आता है वो किसके पास से आता है. तो वहाँ पे मैंने उस साइंटिस्ट के नाम बोले जस्ट कुछ देर पहले. अगर आप 2 या 3 मिनट पहले वीडियो में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हम आगे के लिए भी एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ना कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं. तो जिन्हें लगता है कि हम अगर आगे पीछे की बातें कर रहे हैं तो इट इज़ वेस्टिंग आवर टाइम, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज डिस्कशन जो आप करते हैं वो तभी कर सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी एक प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज हो, और अगर नॉलेज होगी तो ही डिस्कशन कर पाओगे, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द डिस्कशन. आपको समझेगा ही नहीं ये बोल क्या रहे हैं, क्या बात हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि आंसर लेंगे, चारों को डिस्कस करने वाले हैं. ए इज़ ग्रिफिथ, बी इज़ हर्शी एंड चेस, सी इज़ अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी एंड डी इज़ हरगोविंद खुराना. अब इन चारों के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये चारों ही साइंटिस्ट है. पहली चीज़ आपके पता होना चाहिए, चारों के चारों साइंटिस्ट हैं, चारों के अपने अपने काम हैं. उनके काम को डिस्कस करेंगे, फिर उन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. जिन्हें इसका आंसर पता है, नहीं सुनना चाहते हैं कि ये चारों कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो आगे नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वो आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं. वाइल दोज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द साइंटिस्ट एंड डिस्कसिंग अबाउट देयर अ स्मॉल जिस्ट अबाउट देयर लाइफ एंड देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, सो वो रुक सकते हैं. अब हमारे पास टोटल जो 4 ऑप्शन है, वहाँ पे जो करेक्ट आंसर आनी चाहिए, वन वर्ड आंसर, वो होगा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन, हर्शी एंड चेस का डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी का डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और हरगोविंद खुराना का जेनेटिक कोड. अब इन चारों के बारे में कहानी से मैं आपको समझाता हूँ, कहानी की तरह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो इस कहानी को सुनिए और ये कहानी आपको हर चीज़ क्लियर कर देगी अगर आज तक आपको इन चारों के बारे में नहीं पता चला. एक बार की बात है, साइंटिस्ट जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे. कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये एक बड़ी मिस्ट्री थी. तो चलो एक कहानी के रूप में समझते हैं कि किसने क्या डिस्कवरी की और कैसे हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना. चैप्टर 1, ग्रिफिथ और एक छुपा हुआ राज, 1928. सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर. उन्होंने देखा कि डेड वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया जब नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स किए गए तो आर टाइप वाले भी वायरुलेंट बन गए. मतलब कुछ तो ऐसा था जो एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो गया. इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ग्रिफिथ को यह नहीं पता चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या ये प्रोटीन है या डीएनए है. चैप्टर 2, अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी की खोज, 1944. इस राज को सुलझाने के लिए अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी आए. उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली डीएनए है, प्रोटीन नहीं. जब उन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पर जब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा. मतलब डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे. उन्हें लगा शायद कोई कंटामिनेशन हो गया हो. तो अगली बड़ी डिस्कवरी होती है, चैप्टर 3, हर्शी और चेस. हर्शी और चेस ने फाइनल प्रूफ दिया 1952 में. उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज़ करके एक फेमस ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने डीएनए और प्रोटीन को अलग अलग रेडियो एक्टिव लेबल दिया और देखा कि सिर्फ डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है, प्रोटीन नहीं. यानी डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो आगे ट्रांसफ़र होता है. ये एक सॉलिड प्रूफ था जो सबको कन्विंस कर गया. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 4, हरगोविंद खुराना और जेनेटिक कोड का रहस्य, 1960s. जब सबको ये समझ आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो अगली बड़ी मिस्ट्री थी डीएनए का कोड कैसे काम करता है. हर सेल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है. यहाँ हरगोविंद खुराना आए और जेनेटिक कोड को डिकोड किया. उन्होंने बताया कि डीएनए का
सीक्वेंस ट्रिपलेट्स में लिखा होता है, जिसमें हर 3 बेसेस एक अमाइनो एसिड का कोड देते हैं। उनका काम इतना इंपॉर्टेंट था कि उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। कंक्लूजन, एक बड़ी जीत। इस तरीके से ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का राज खोला। अवेरी, मैक्लियॉड, मैककार्टी ने बताया कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। हर्शी चेज ने इसे कंफर्म किया और हरगोविंद खुराना ने बताया कि डीएनए कैसे प्रोटीन्स बनाने का कोड देता है। और आज जो हम डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वो इन्हीं डिस्कवरीज के वजह से पॉसिबल हुआ है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट साइंटिस्ट बाय लुकिंग एट देयर इमेजेस। हमारे पहले साइंटिस्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1928 में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की। उनका जन्म 1879 में हुआ था और 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब डेड वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया को नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया तो आर टाइप वाले भी वायरुलेंट बन गए। मतलब कुछ ऐसा था जो डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया तक ट्रांसफर हो रहा था और उनके जीन्स को बदल दे रहा था। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। लेकिन ग्रिफिथ ये प्रूव नहीं कर पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। उस समय साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ना कि डीएनए, इसलिए उनकी डिस्कवरी को तुरंत इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लेटर अवेरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी ने 1944 में बताया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिससे जेनेटिक्स की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब आपको एक बात बता दूं कि ग्रिफिथ को कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फर्स्ट वॉज उनका काम इनकम्प्लीट था। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर की पर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव नहीं कर पाए। सेकेंड, उस समय लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते थे, इसलिए उनकी डिस्कवरी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया। थर्ड, नोबेल प्राइज़ पॉस्थमसली नहीं दिया जाता, यानी कि ग्रिफिथ की 1941 में डेथ हो गई थी और नोबेल प्राइज़ सिर्फ जीवित लोगों को दिया जाता है, एक्सेप्ट कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे दिया जा सकता है, एंड विल डिस्कस इट लेटर ऑन। हालांकि उनका काम डीएनए डिस्कवरी का फाउंडेशन बना, जो लेटर हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट और वॉटसन क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल में कंफर्म हुआ। आज ग्रिफिथ की डिस्कवरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक माइलस्टोन मानी जाती है। सो दिस वॉज अबाउट फ्रेडरिक ग्रिफिथ. Moving on to the next scientist. Our next scientist is Alfred Hershey and Martha Chase. Alfred Hershey was born in 1908 and he died in 1997. Thereby, Martha Chase was born in 1927 and she died in 2003. ये दो अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने 1952 में हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं। उस समय तक साइंटिस्ट श्योर नहीं थे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है या प्रोटीन्स। ग्रिफिथ और अवेरी, मैक्लियॉड एंड मैककार्टी के काम ने डीएनए को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाया था, लेकिन कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे। तब हर्शी और चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरसेस का यूज़ करके एक सिंपल बट पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया जो सिर्फ डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 से लेबल किया और प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से लेबल किया। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो P32 बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है तो S35 अंदर जाएगा। इन्फेक्शन के बाद उन्होंने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि सिर्फ डीएनए दैट इज़ P32 बैक्टीरिया के अंदर गया, प्रोटीन नहीं। इसका मतलब ये था कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अल्फ्रेड हर्शी को 1969 में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला, लेकिन मार्था चेस को नहीं। इसका रीज़न ये था कि नोबेल प्राइज़ यूजुअली एक साइंटिस्ट के पूरे करियर के रिसर्च इम्पैक्ट पर दिया जाता है और चेस का रिसर्च करियर हर्शी के जितना एक्सटेंसिव नहीं था। सो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट एक टर्निंग पॉइंट था जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी फुल्ली कन्विंस्ड हो गई थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये डिस्कवरी लेटर वॉटसन एंड क्रिक के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का बेस बनी और मॉडर्न जेनेटिक्स को एक नए लेवल पर ले गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्था चेस एंड अल्फ्रेड हर्शी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट. अब आपके सामने 3 स्कॉलर्स, जी तीनों के नाम आप जानते ही होंगे, जिनके सरनेम ज़्यादा फेमस है वजह इनके नाम के। अक्सर साइंटिस्टों के सरनेम ज़्यादा फेमस रहते हैं, वाइल इनका पूरा नाम मैं बताऊंगा।
सबसे पहले आपके पास जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं वो है ऑसवाल्ड ओवेरी। उनका जन्म हुआ था 1877 में और एंड ही डाइड इन 1955। सेकेंड साइंटिस्ट है कॉलिन मैक्लियोड, जिनका जन्म 1909 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1972। और लास्ट है हमारे पास मैकलिन मैककार्टी, जिनका जन्म हुआ था 1911 में एंड ही डाइड इन 2005। मतलब सबसे यंगेस्ट में अगर आप देखने जाएं तो आपके मैकलिन मैककार्टी थे और एंड ही ऑल्सो लिव फॉर 2005। यानी कि बाकी जो दोनों साइंटिस्ट थे वो 90s में ही चल बसे, 90s के भी बहुत पहले, वाइल ही कुड क्रॉस 2000। सो ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1944 में प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया था, जिसमें डेड एस टाइप बैक्टीरिया ने आर टाइप बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना दिया। लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है या प्रोटीन है। इसके बारे में हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया जब हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में पढ़ रहे थे। सो अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और ये प्रूव किया कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने हीट किल्ड वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया से अलग अलग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट किए। फिर उन्होंने नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया में अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स ऐड कर दिए। जब डीएनए को रिमूव किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब आर टाइप बैक्टीरिया वायरुलेंट नहीं बने। जब प्रोटीन या आरएनए को रिमूव किया गया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। क्या अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी को नोबेल प्राइज़ मिला? नहीं दोस्तों, उन्हें नहीं मिला। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी सोच रही थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, इसलिए उनकी डिस्कवरी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्हें लगता था कि कुछ कंटामिनेशन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। लेटर हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में, जो हम लोग इसके जस्ट प्रीवियसली डिस्कस किए, ने उनकी बात को कंफर्म कर दिया। तब जाके डीएनए को यूनिवर्सली जेनेटिक मटेरियल माना गया। अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक माइलस्टोन था। इन्होंने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने का पहला स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, जो लेटर हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट और वॉटसन क्रिक के डीएनए मॉडल का फाउंडेशन बना। सो ऑल टुगेदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है सारे साइंटिस्ट होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, और लास्ट में हमारे पास आते हैं श्री हरगोविंद खुराना सर, जो कि एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने जेनेटिक कोड को डिकोड करने में एक बड़ा योगदान दिया। उनका जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था, और उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2011 को यूएसए में हुई। डीएनए और आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, AUGC, जो प्रोटीन सिंथेसिस का कोड रखते हैं। लेकिन साइंटिस्टों को नहीं पता था कि ये बेसिस कैसे अमाइनो एसिड्स का कोड बनाते हैं। खुराना ने मार्शल नीरनबर्ग और रॉबर्ट हॉली के साथ मिलकर जेनेटिक कोड को डिकोड किया और प्रूव किया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, यानी कि हर अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से कोड होता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, हर ऑर्गेनिज्म में वही सेम जेनेटिक कोड यूज़ होता है। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस पॉसिबल है, यानी कि खुराना ने सबसे पहले सिंथेटिक जीन भी बनाया, मतलब कि उन्होंने पहले एक सिंथेटिक जीन बनाया जिससे एक्सपेरिमेंटली भी एक चीज़ प्रूफ हुआ कि हाँ, एनालिसिस कर रहे हैं जिस चीज़ की, उसका कन्फर्मेशन ऐसे हो रहा है कि हम उसको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करके देख रहे हैं एंड इट इज़ फंक्शनल। लास्ट में क्या हुआ कि तीनों को ही नोबेल प्राइज़ मिला, यानी कि हरविंद खुराना सर को, मार्शल नीरनबर्ग जी को और रॉबर्ट हॉली को। यानी कि तीनों ही जो साइंटिस्ट थे, तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1968 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये अवार्ड जेनेटिक कोड को डेसिफर करने और इसके रोल को प्रोटीन सिंथेसिस में समझने के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना का काम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस बना। उनकी रिसर्च की वजह से डीएनए मैनिपुलेशन, जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी फील्ड्स आगे बढ़ पाई। आज जो जीन थेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल है, उसका क्रेडिट उनकी डिस्कवरी को भी जाता है। बहुत सारे क्यूमुलेटिवली बहुत सारे साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू जेनेटिक्स, right from the father of genetics Gregor Mendel till खुराना जी, and many more who are unsung heroes, जिनके नाम आज हम टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते। क्या मालूम उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हो जिन्हें सबसाइड कर दिया हो। नेवर नो, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ईच एंड एवरी साइंटिस्ट एंड द साइंटिस्ट इन यू एज वेल, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक साइंटिस्ट होता है। उसे जानने की, समझने की जिसे चाहत है, वही एक साइंटिस्ट है। द वन हु इज़ वेरी क्यूरियस and wants to know how things work is nothing but a scientist। तो ये थे हमारे सारे साइंटिस्ट जिनके नाम हमने देखे और उनके बारे में समझा।
इसी बहाने हमने वापस से रिवीजन कर लिया कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। फाइनली हमारा जो आंसर होता है वो है बी, हर्शी एंड चेस, क्योंकि इन्होंने ही फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। वाइल बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन थे जिनसे आप पता कर सकते थे कि डीएनए ही फाइनलाइज्ड एक जेनेटिक मटेरियल है, बट स्टिल उन्हें रिकग्निशन उस टाइम पे नहीं दिया गया। बट आज हम उनके बारे में जानते हैं, यही उनके लिए एक अचीवमेंट है। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उनको रिकग्निशन भी नहीं मिली। अक्सर होता है कि सेम जैसे कि दुनिया के हर फील्ड में ही होता है कि कई बार जिसने एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किया है उसका नाम आपको देखने भी नहीं मिलता, बिकॉज ही रिमेन्स एट दी बैक साइड ऑफ द स्टेज। कुछ जानबूझकर सामने नहीं आते और कुछ को साइड कर दिया जाता है। सो दिस इज़ लाइफ, इट इज़ नॉट इक्वल फॉर एवरीवन, बट स्टिल होप फॉर द गुड। अच्छे के लिए ही सब सोचते हैं कि अच्छा हो, but it does not happens every time, but yeah, it will happen someday.